परम पूज्य स्वामी जी महाराज पूज्य आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हैं। हमारे भारत की सारी गुरु परंपरा है, महर्षि चरक सुश्रुत से लेकर जितने भी हमारे गुरुजन हैं, हमारे माता पिता हैं, उन सबको हम स्मरण करते हैं। कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो परमपिता परमेश्वर से लेकर जो हमारे अग्रज हैं उन सबको स्मरण करते हुए, उनको ध्यान करते हुए, उनका चिंतन मनन करते हुए हम सेवा के काम को आगे बढ़ाते हैं। आज आप सब लोगों का तीसरा दिन है। कल आपने जो भ्रमण किया वो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? और आपने जो भ्रमण किया है वो केवल 5% किया है। आपने पीआरआई को नहीं देखा, अंदर से कैसी है, रिसर्च कैसे होती है। आपने गुरुकुल को अंदर जाकर नहीं देखा। आपने विश्वविद्यालय को अंदर जाकर ज्यादा नहीं देखा पूरा। आपने आचार्य कुलम को अंदर से नहीं देखा। आपने दिव्य फार्मेसी को नहीं देखा। आपने आयुर्वेद महाविद्यालय को नहीं देखा। आपने अभी केवल जितना हमारे पास सेवा के प्रकल्प हैं उनका एक हिस्सा देखा है, लेकिन उस एक हिस्से से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आप कितनी बड़ी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, कितने बड़े संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। आप विश्व के सबसे बड़े परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और आपने देखा होगा कि जितना आपने देखा, क्या आप सोच सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने अपने 20-30 वर्षों के पुरुषार्थ में इतना सब कुछ कर लिया होगा? सोच सकते हैं क्या? नहीं सोच सकते ना। यह असंभव काम हुआ है या नहीं हुआ? क्या 20-30 सालों में कोई व्यक्ति किसान के घर में पैदा होकर इतना बड़ा काम कर सकता है? और यदि कोई इतना बड़ा काम कर रहा है तो उसके ऊपर ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा होगी, वो कितना बड़ा महामानव होगा, वो कितना बड़ा महापुरुष होगा। आप चिंतन करके देखिए। सहमत है या नहीं है? तो आप ऐसे गुरु के शिष्य हैं जिनके अंदर दैवीय शक्ति है, जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा है। मैं ढोंग आडंबर और पाखंड की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पीछे जन्म जन्मों का कर्माशय होता है, पुण्याशय होता है, और जो महान काम करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए इस धरती के ऊपर आते हैं। ऐसे ही हमारे गुरुदेव हैं। आप सब जब जिला स्तर पर जुड़े थे तो आपको संस्थान के बारे में थोड़ी जानकारी थी, पूरी जानकारी नहीं थी। हमने परसों के सत्र में बात की कि संस्थान की वाणी व्यवहार, संस्था की मर्यादा क्या है, संस्था की रीति नीति क्या है। तो परसों जब आपने पूरे दिन का सत्र सुना होगा तो आपको कुछ और अवलोकन आया होगा। आपको महसूस हुआ होगा कि हम जो जहां जुड़े हैं वो कोई ढोंग आडंबर पाखंड की संस्था नहीं है, वो कोई स्वार्थ की संस्था नहीं है। और जो मीडिया में आपको दिखाई देता है, वो मीडिया में दिखने वाली सारी चीजें सच नहीं होती। होती है क्या? मीडिया क्या पूज्य स्वामी जी के सही स्वरूप को दिखा पाता है? मीडिया सिर्फ विवादों को दिखाता है। कल आपने योग यात्रा पिक्चर देखी? वो योग यात्रा पिक्चर हमने एक डॉक्यूमेंट्री की तरह बनाई है ताकि किसी व्यक्ति को पता करना हो कि यह आंदोलन कैसे खड़ा हो तो उसको देखकर उसकी जानकारी मिल सके। कल आपका भ्रमण था, हमने कल के दिन का भी सदुपयोग किया। दिल्ली में एक बैठक की हरियाणा राज्य के कार्यकर्ताओं की। सुबह 5 बजे से ही दिल्ली जाकर फिर रात्रि को वहां से आकर वहां कारिणी का कार्य तय किया। आप में से हरियाणा से लोग नहीं आए हैं, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज एक एक दिन को ऐसे जीते हैं जैसे पूरा जीवन है। रोज 18 घंटे 20 घंटे पुरुषार्थ करते हैं। और पूज्य स्वामी जी महाराज तो करते ही करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज के जितने शिष्य हैं वो भी सब 18-18 घंटे पुरुषार्थ करते हैं। भारत स्वाभिमान की यात्रा हो, हमारे राज्य प्रभारी, केंद्रीय प्रभारी, हमारे केंद्रीय कार्यालय में सेवा देने वाले व्यक्ति, हम सब लगातार 18-18 घंटे बिना भोजन के, बिना पानी के दौड़ते रहते थे। और अभी तो हमारा शरीर ऐसा हो गया कि हमें कई बार 10 घंटे 8 घंटे भोजन नहीं मिले तो याद नहीं आता, पानी नहीं मिले तो याद नहीं आता। लघुशंका के लिए आप उठते हो, हम तो सुबह बैठ जाते हैं तो बीच में कभी लघुशंका के लिए उठते नहीं है। पूज्य स्वामी जी महाराज भी कभी भी लघुशंका के लिए नहीं उठते। आपकी बैठक तो 4 घंटे की है, 9 से 1 बजे तक।
पूज्य स्वामी जी महाराज जब बैठक करते हैं, जब चर्चा होती है, जब कोई बड़ा निर्णय लेना होता है, तो वो बैठ के 8-8 घंटे की चलती है, नॉन स्टॉप, और अपने यहां कोई टी ब्रेक नहीं होता। पूज्य स्वामी जी महाराज भोजन भी 2 ही बार करते हैं। हम अगर भोजन कम करते तो आप कहते कि पतंजलि वाले कंजूस हैं, इसलिए हमने व्यवस्था सारी की है। लेकिन सबको क्या कहा कि आप उपवास कर सकते हैं, फल सब्जी के ऊपर रह सकते हैं, क्योंकि इतने व्यक्तियों में फल की व्यवस्था करनी तो संभव नहीं हो पाती। फिर भी नवरात्र में जो आएंगे उनके लिए हम कुछ व्यवस्था करेंगे, जिनको व्रत आदि करना है। तो आप सब्जी ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं, दूध आप पी सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कम से कम आहार लें। घर के ऊपर नहीं हो पाएगा, लेकिन यहां आप कर सकते हैं। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको प्रमाद नहीं करना। अब ग्रुप में आपको आज की समूह चर्चा में एक तो सोशल मीडिया की ट्विटर और फेसबुक को डाउनलोड करके वो सिखाना है, बीएसटी ऐप सिखाना है, राज्य वाले सब नोट कर ले। और दूसरा, समय मिलते ही योग शिविर कैसे लगाएं इसकी ट्रेनिंग आपको देनी है। कोई भी शिविर लगाने वाला है तो वो बताएगा, नहीं तो राज्य का जो पदाधिकारी आया हुआ है वो बताएगा। ये सब एक्सपर्ट हैं, हमारे भाई भास्कर जी से लेकर, अरुण जी से लेकर, रमेश जी से लेकर, बालक राम जी से लेकर और राजेश जी से लेकर, सब एक्सपर्ट है, सबने शिविर लगाए हैं। तभी हमने इनको यहाँ राज्य स्तर पर दायित्व दिया है। भाई रवि जी जम्मू कश्मीर से आए हैं, सब जिम्मेदार हैं। तो आज की समूह चर्चा में आपको ये चर्चा करनी है। अच्छा, संगठन के लिए अच्छा कार्यकर्ता कौन है? और अच्छा कार्यकर्ता जिसके पास गाड़ी हो, एक व्यक्ति जिसके पास साइकिल हो। तो संगठन की सेवा कौन ज्यादा कर पाएगा? गाड़ी वाला ज्यादा कर पाएगा। साइकिल वाला भी सेवा करेगा, लेकिन गाड़ी वाले को नेतृत्व की भूमिका में रखा जा सकता है। साइकिल वाले को जहां तक साइकिल जा सकती है गांव की जिम्मेदारी देंगे। साइकिल वाला भी ज्यादा काम कर सकता है यदि उसका समर्पण ज्यादा है। और गाड़ी किसी के पास है और गाड़ी वो कभी चलाए नहीं, तो गाड़ी होते हुए भी वो बेकार हो जाती है। तो सबसे पहले समर्पण, योग्यता, कार्य करने की निष्ठा, कितना समय देता है, फिर उसके अंदर वक्तृत्व की क्षमता कैसी है, नेतृत्व की क्षमता कैसी है। सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन किसी का उद्देश्य है कि मैं तो एमएलए बन जाऊं। अब वो 1 साल तो संगठन में काम करेगा और फिर उसको एमएलए बनना हो, तो जिस दिन वो एमएलए बनने की टिकट मांगेगा और उसको टिकट नहीं मिलेगी, तो वो संगठन का नुकसान करेगा या नहीं करेगा? तो जिसमें हमें ऐसे गुण दिखाई दें, ऐसे कीटाणु विषाणु वायरस दिखाई दें, जो आगे आने वाले समय में एमएलए एमपी बनना चाहता है, तो उसको हमें प्रभारी बनाना चाहिए। बनाए या नहीं बनाए? क्यों? क्योंकि वो जितना काम करेगा वो व्यक्ति केंद्रित होकर काम करेगा खुद के लिए। और हमें व्यक्ति कौन सा चाहिए? जो समाज के लिए काम करे। तो नेतृत्व, किसी का काम तो बहुत अच्छा है, गाड़ी घोड़ा भी है, पैसा भी खूब है, खर्च भी करना चाहता है, योग भी खूब करवाता है, लेकिन कोई नॉन वेज खाता है या दारू पी लेता है, कभी कभी शादी में जाता है तो सोशल मीडिया पे कभी पोस्ट भी कर देता है, या जिसके बारे में पता है कि ये दारू पीता है, नॉन वेज खाता है, तो उसको हम अपना प्रभारी बना सकते हैं। किसी व्यक्ति को प्रभारी बनाना है तो उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है, रेप का कोई केस चल रहा है, तो उसको प्रभारी बनाना चाहिए। तो ये सारी हमारे सिलेक्शन के मापदंड हैं। आप में से कोई व्यक्ति राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर सेवा देना चाहता है, तो उसका मैं आपको रास्ता बता रहा हूं कि आप अपनी कक्षा लगाइए, बड़ी कक्षा लगाइए, समय योग की सेवा के लिए दीजिए। अपने संसाधनों में, किसी व्यक्ति के पास गाड़ी भी है, संसाधन भी है, काम भी करता है, लेकिन अपनी जेब से 1 रुपया खर्च नहीं कर सकता। उसको कहीं भी काम के लिए कहो कि हरिद्वार जाना है, तो वो कहेगा किराया दोगे तो जाऊंगा। हमने आपको हरिद्वार बुलाया तो आपको किराया दिया? किराया दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे? दे तो सकते थे। आपको हमने झोला दिया, तो झोले का हमने थोड़ा सा जो सहयोग लिया वो आपको जिले में बताया गया ना। क्यों बताया गया? ताकि हम ये चाहते हैं कि जो गरीब है, जो असमर्थ है, उसको हम 5 दिन छुट्टी करके बुलाएंगे और वो घर का काम छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर संगठन का काम करेगा, तो उसका परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा। हमें समर्थों का सहयोग लेकर असमर्थों की सेवा करनी है। इसलिए हमने आपसे थोड़ा सा सहयोग लिया। क्यों? क्योंकि आपको आदत हो कि आपको संगठन की सेवा का आपने संकल्प लिया है, तो 1 से 10% आप अपना सेवा के अंदर, सहयोग के अंदर, दान के अंदर आप समाज की सेवा में लगाएंगे। ये भाव डालने के लिए हमने आपको यहां बुलाया है।
आपको हमने प्रशिक्षण दिया, तो आपका यहां से दायित्व बनता है कि आप अपना 1 से 10% सेवा में जरूर लगाएंगे। आपकी जितनी भी आय है, कोई 10,000 रुपए कमाता है तो 1,000 रुपए लगाए। और वो कहां लगाएंगे? आप कहीं कक्षा में जाते हैं तो गाड़ी में तेल भरवा लिया, स्कूटर में पेट्रोल लगेगा या नहीं लगेगा? आप कहीं पर जाते हैं तो आपको कुछ फोटोकॉपी करवानी पड़ी, कोई फोन कॉल करना पड़ा, कहीं शिविर लगाते हैं तो कहीं पंफलेट छपवाना पड़ा, तो और कभी गुरु पूर्णिमा का पर्व आता है तो गुरु दक्षिणा के रूप में, चाहे आप 1 रुपया रोज निकालें, चाहे 10 रुपया रोज निकालें, उसको आपको अपनी सेवा के लिए जरूर निकालना है। अच्छा, दान करने से कभी गरीबी आती है? दान करने से धन बढ़ता है या कम होता है? इसके ऊपर भी एक दिन चर्चा करेंगे। अपने वेद में यह लिखा है कि दान से दरिद्रता का नाश होता है। सामान्य तौर पर व्यक्ति यह सोच सकता है कि दान से दरिद्रता का नाश कैसे होता है? दान देगा, किसी के पास पहले से ही कम है तो उसका कम हो जाएगा। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है, दैवीय सिद्धांत, कि जो व्यक्ति दान देता है उसका धन कभी भी कम नहीं होता, बल्कि जितना दान देता है उसका कई गुना उसको वापस मिलता है। मैंने तो हजारों लोगों के जीवन में यह देखा है और यह पूरी तरह से सत्य सिद्धांत है। आपके पास 4 चपाती है, आप आधी चपाती किसी जीव के लिए निकालना शुरू कर दीजिए, आपके घर के अंदर आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। आप किसी की सेवा में आप धन का खर्च करना, सदुपयोग करना शुरू कर दीजिए, आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध आपके ऊपर ऐसी आपकी ईश्वरीय कृपा होगी कि आपकी बुद्धि ठीक रास्ते पर काम करेगी और आपको भगवान कई गुना ज्यादा लौटाने वाला है। हम तो वैज्ञानिक पृष्ठभूमि को मानते हैं ना, किसी ढोंगा डंबर पाखंड को नहीं मानते। फिर भी अगर आपके सामने ये कह रहे हैं तो इसका मतलब बहुत बड़ा इसका आधार है। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं। अब आप काम करते हैं, योग कक्षा का काम हो गया, योग शिविर का काम हो गया, कुछ लोग यज्ञ की सेवा करेंगे, कुछ लोग जड़ी बूटी वितरण का काम करेंगे, कुछ लोग वृक्षारोपण का काम करेंगे, कुछ लोग कोई आरोग्य सभा करेंगे, कुछ लोग किसी प्रकार से कोई अन्य सेवा का काम करेंगे। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि हम काम तो करेंगे, लेकिन हमारी जो सेवा है, हमारा जो काम है, उसकी जानकारी कैसे मिलेगी, मुख्यालय तक कैसे पहुंचेगी? आपने जिला प्रभारी को अपनी रिपोर्टिंग दी और जिला प्रभारी ने यहां नहीं भेजी, तो हो सकता है ना कोई जिला प्रभारी ऐसा हो जो ये कहे कि जी मैं अगर इसकी रिपोर्ट भेजूंगा, ये ज्यादा काम करता है तो ये संगठन में वरिष्ठ हो जाएगा। फिर तो हमने एक व्यवस्था बनाई है, BST ऐप। देखिए, पतंजलि के अंदर आध्यात्मिकता का अर्थ दरिद्रता नहीं है। आपने जितने भवन, जितनी भूमि, जितने संस्थान कल देखे, कहीं भी आपको ऐसे गंदगी दिखाई दी? दिखाई दी क्या गंदगी? कहीं अव्यवस्था दिखाई दी? दिखाई दी क्या? कहीं पर आपको किसी प्रकार की कोई, जहां जो चीज अच्छे से अच्छी, मॉडर्न से मॉडर्न हो सकती है, वो आपने देखी या नहीं देखी? जब आप पतंजलि अनुसंधान केंद्र में गए तो आपने डाटा सेंटर को देखा था, अंदर गए थे, जहां पर 10,000 कैमरों की फीड एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर आती है। और पदार्था में आप कहां पर गए थे? कैंडी प्लांट में। पदार्था में कहां गए थे? दंत कांति में गए थे। अब दंत कांति में लाइन के ऊपर जो व्यक्ति काम करता है, यदि उसने दस्ताने नहीं पहने तो उसका सुपरवाइजर भी उसको देखेगा और उस कैमरे की फीड हमारे पास दूर बैठे आती रहती है और ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बता देता है कि किस व्यक्ति ने दस्ताने पहने, किस व्यक्ति ने नहीं पहने, किस व्यक्ति ने मास्क पहना, किस व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना, किस व्यक्ति ने सिर के ऊपर कैप लगाई, किसने नहीं लगाई। ये कैसे पता लगता है? ऑटोमेटिक पता लग जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। वो अपने आप जज करती है कि ये सिर है तो सिर के ऊपर कैप पहनी हुई है कि नहीं पहनी हुई, ये हाथ है तो हाथ के ऊपर दस्ताने पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ, और वो तत्काल एक फीडबैक जनरेट कर देती है और वो फीडबैक हमें पता लग जाती है और वो फीडबैक उसके इंचार्ज के पास पता लग जाती है कि आपकी लाइन पर 10 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों ने दस्ताने नहीं पहने थे। आप यहां पर बैठे हैं, आपकी फोटो यहां सीसीटीवी कैमरे से लेंगे तो वो बता देगा कि किसने अंगवस्त्र पहना है या नहीं पहना है। यह भी बता देगा किसने उल्टा पहना, किसी ने सीधा पहना। तो जितनी मॉडर्न व्यवस्थाएं हैं, पतंजलि उनका 100% प्रयोग करती है।
आप अपने जिले में, अपने क्षेत्र में काम करेंगे तो आपकी रिपोर्ट मुख्यालय तक पहुंचे, इसके लिए पतंजलि योगपीठ में एक व्यवस्था बनाई गई है। पतंजलि योगपीठ में हमने एक भारत स्वाभिमान ऐप बनाई गई है। क्या बनाई गई है? भारत स्वाभिमान ऐप बनाई है। इस भारत स्वाभिमान ऐप में आप जो काम करेंगे वो सारा काम आप उस ऐप में डालेंगे तो आपके मोबाइल फोन में वो रिकॉर्ड रहेगा। आपके मोबाइल फोन से वो रिकॉर्ड हमारे पास हरिद्वार आ जाएगा। हरिद्वार में वो रिकॉर्ड अगले 100 सालों तक सेव रहेगा। आपने आज सेवा का कोई काम किया और आपका पोता आके हमसे ये कहेगा कि मेरे दादाजी जुड़े हुए थे, उनकी कुछ फोटो थी, वो हमारे फोन से डिलीट हो गई और हमारे घर में वो फोटो नहीं है, आप हमें वो रिकॉर्ड निकाल कर दे दो, तो हो सकता है 50 साल बाद भी हम उस रिकॉर्ड को निकाल कर दे दें। आपका जो रिकॉर्ड मुख्यालय में आएगा, उस रिकॉर्ड को मुख्यालय में हम कई साल बाद देख सकते हैं। आपकी एक एक चीज हमें पता लगती रहेगी। इसके साथ साथ आपके राज्य प्रभारी को पता लगती रहेगी, आपके जिला प्रभारी को पता लगती रहेगी और आप खुद भी उसका कभी भी अवलोकन कर सकते हैं। और इसमें कोई धांधली नहीं हो सकती। हम ये कहें कि पिछले साल किसने क्या काम किया तो कोई झूठी रिपोर्ट बना सकता है ना। जैसे आप में से स्कूल में नौकरी कौन कौन करते हैं, विद्यालय में टीचर कौन कौन है? आपके टीचिंग में पहले किसी भी सरकारी विभाग में अटेंडेंस कैसे लगती थी? रजिस्टर पे लगती थी और महीने के अंतिम दिन रजिस्टर अकाउंट डिपार्टमेंट में अटेंडेंस बन के जाती थी। कुछ लोग क्या करते थे, 10 दिन की छुट्टी काट आए, बीच में कोई जांच नहीं आई, कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं आए, तो महीने के अंत में जो एब्सेंट थी उसकी पी बनाकर भेज देते थे। भेज करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन अभी क्या हो गया, अभी सारे विद्यालयों के अंदर थंब वाली, अंगूठे वाली मशीन लग गई। और अंगूठे वाली मशीन लग गई तो अंगूठा जिसने उस दिन लगाया और उस दिन 9 बजे किसी ने अंगूठा नहीं लगाया तो किसी के 9:15 भी बजे कोई अटेंडेंस लगाता है तो उसका हाफ डे लगता है कि नहीं लगता? जो भी नियम तय करें, 9 से आधे घंटे का, 1 घंटे का रिलैक्सेशन दे, वो नियम तो विभाग तय करेगा, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग होगी। अब उस अंगूठे वाली मशीन में कोई पिछले महीने की अटेंडेंस लगा सकता है क्या? तो ऐसे ही आप जो काम करेंगे, आपने जो काम किया, आपने 2024 में जो काम किया वो 2024 में आपने ऐप पर डाला तो वो काम ठीक है। 25 में कोई कहे कि हमने ये काम किया था तो पता लग जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। इसमें कुछ मिलना नहीं है, कोई झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी सच बोलने वाले की पारदर्शिता से उसकी प्रशंसा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो ये सारी पारदर्शिता के लिए हमने एक ऐप बनाई है। क्या बनाई है? बीएसटी ऐप। आप अपना मोबाइल खोलिए। किस किस ने बीएसटी ऐप डाउनलोड की हुई है? एक बार हाथ खड़ा कर लेंगे। तो सबने डाउनलोड की हुई है। तो आपने ऐप डाउनलोड की हुई है, अकाउंट बनाया हुआ है। किस किस को ऐप ठीक से प्रयोग करनी नहीं आती वो हाथ खड़ा करो। तो अभी आज आपको हम बता देते हैं और आज आपको उस ऐप में सारी चीजों में कोई ना कोई एंट्री डालनी है। डम्मी एंट्री डाल दीजिए। आपको कोई भी फोटो खींच के, कोई भी आप कक्षा का, सुबह के शिविर का उस ऐप के अंदर जरूर डालिए। अटेंडेंस का डम्मी बना के रख लीजिए, ठीक है? तो ये बीएसटी आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आपको ऐसे बीएसटी ऐप का आइकन दिखाई देगा। किस किस ने डाउनलोड नहीं किया वो हाथ खड़ा करेंगे। तो आज ग्रुप प्रभारी की, ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है सबको बीएसटी ऐप डाउनलोड करवाएंगे और सबसे एक एक सेवा कार्य, एक एक योग की कक्षा और अटेंडेंस, ये सब उनको बताएंगे। अभी मैं आपको स्क्रीन पर बताऊंगा। इसकी एक रिहर्सल जब आप ग्रुप में बैठे तो आपको अपने ग्रुप में करके दिखानी है। ग्रुप में सब करेंगे, किसी को दिक्कत आए तो ग्रुप में जो भी जानकार हो ग्रुप लीडर बताएगा। और हो सकता है ग्रुप लीडर को खुद नहीं पता हो तो ग्रुप में एक व्यक्ति तो मिलेगा ना जिसको पता है सारा, वो व्यक्ति सारी जानकारी देगा। तो ये बीएसटी ऐप आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालते ही आपसे कुछ परमिशन पूछेगा, कुछ परमिशन आपसे पहले मांगेगा। परमिशन को आप जैसे ही अलाउ करेंगे, अलाउ करने के बाद या आप इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक ओटीपी आएगा। फिर ये आपसे लोकेशन का एक्सेस लेगा जिससे हमें पता लग जाए कि आप किस जिले में सेवा कर रहे हैं।
लोकेशन का एक्सेस लेने के बाद फिर वो कहेगा कि अपना प्रोफाइल बनाइए, आपकी फोटो, आपका नाम, आपका पता वो मांगेगा, और नाम पता के बाद वो आपसे मांगने वाला है कि आप बीएसटी ऐप आपके कक्षा में आने वाला जो साधक है, जो कक्षा में आता है ना, वो भी डाउनलोड कर सकता है। कक्षा का साधक, उस साधक को भी बीएसटी ऐप में सारी चीजें दिखाई देंगी, और बीएसटी ऐप को शिक्षक भी डाउनलोड कर सकता है। बीएसटी ऐप में जो सहयोगी योग शिक्षक जिले में बना वो भी बीएसटी ऐप डाउनलोड कर सकता है, और जो हरिद्वार से ट्रेनिंग ले चुका वो भी बीएसटी ऐप डाउनलोड कर सकता है। बीएसटी ऐप में जिला प्रभारी भी अपना काम भरेगा, और बीएसटी ऐप में राज्य प्रभारी भी अपना काम भरेगा। तो आप बीएसटी ऐप डाउनलोड जब करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप योग शिक्षक हैं या योग साधक हैं, तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम शिक्षक हैं या साधक हैं। फिर वो आपसे पूछेगा योग कहां पर सीखा, जिले में सीखा या हरिद्वार से प्रशिक्षण लिया। फिर आपसे ये पूछेगा कि आप संगठन में कोई दायित्व रखते हैं क्या, और आप किस संगठन से जुड़े हुए हैं। तो आप उसमें भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति सेलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारी महिलाएं हैं वो महिला पतंजलि योग समिति सेलेक्ट कर सकते हैं, और जिनके पास युवा भारत का कोई दायित्व है, जो युवा भारत से जुड़े हुए हैं, वो युवा भारत सेलेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया का हमने अलग से नहीं रखा, उसी के अंदर है। तो प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद हम बीएसटी ऐप के होम पेज पर आ जाएंगे। ये जो होम पेज है ये ऐसे दिखाई देगा जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना। और होम पेज पे आने के बाद आपको पहला काम क्या करना है, पहला काम अपनी योग कक्षा को रजिस्टर्ड करना है। तो योग कक्षा रजिस्टर्ड करने में सबसे पहले आप क्रिएट योग कक्षा में जाएंगे। ऊपर से नीचे दाईं ओर क्रिएट योग कक्षा का आइकन है, उसको क्लिक करते ही ऐड योग कक्षा जैसे ही आप करेंगे तो एक फॉर्मेट खुल जाएगा कि आप कहां योग की कक्षा लगाते हैं, योग की कक्षा का समय क्या है, योग की कक्षा का पता ऑटोमेटिक उठाएगा। ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर से भी उठाएगा और आपको डालने के लिए भी कहेगा। तो आप जब योग कक्षा क्रिएट करें तो कोशिश करें आपकी कक्षा जहां पर लगती है उसी समय उसको वहीं पर क्रिएट करें, तो उसकी लोकेशन ठीक चली जाएगी। ठीक है ना। व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजते हैं ना, गूगल में लोकेशन चेक करते हैं ना। कौन कौन है जिन्होंने गूगल मैप प्रयोग किया है? आधे लोग करते हैं। तो क्रिएट योग कक्षा करने के बाद ये सारी चीजें आपसे पूछेगा, कितने बजे लगती है, कहां पर लगती है, क्या लोकेशन है। और ये सारी पूछने के बाद योग कक्षा में आप अपने साधकों को, आपकी कक्षा में जो लोग आते हैं उनको ऐड करेंगे। तो ऐड योग साधक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा, तो आप साधक का नाम लिख दीजिए, वो मेल फीमेल है ये लिख दीजिए, और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। तो ऐसे करने से क्या होगा, आपके जिले के जितने लोग एक बार भी आपकी योग की कक्षा में आए तो उनका मोबाइल नंबर हमें मिल जाएगा ना। और आज के दिन ये कहते हैं कि देखिए पुराने जमाने में धन क्या होता था, गाय को धन माना जाता था, फिर अन्न को धन माना जाता था, फिर सोने चांदी को धन माना जाता था। थोड़े दिन पहले तक डॉलर को असली संपत्ति मानी जाती थी कि किसी देश के पास जितने ज्यादा डॉलर वो उतना ज्यादा ताकतवर। उसके बाद तेल आया, क्या आया, तेल। सऊदी अरब में, खाड़ी देशों में जब तेल निकला तो सबने क्या सोचा कि तेल के बिना काम नहीं चलेगा, तेल जिसके पास जितना ज्यादा हो वही उतना ज्यादा ताकतवर। तेल को सबसे बड़ा धन माना गया। आज की दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? आज की दुनिया में डाटा सबसे बड़ा धन है। कि हमारे पास अगर कोई डायबिटीज की दवा बनाने वाली कंपनी है और उसको ये पता हो कि डायबिटीज के देश में कितने रोगी हैं और कितनी क्या उम्र है, कौन सी दवा खाती हैं, कितनी दवा खाते हैं, उनका मोबाइल नंबर क्या है, तो उनको टारगेटेड ऐड दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता। तो आज के दिन में डाटा सबसे बड़ी कीमत है। हमारे पास अगर अच्छे और सात्विक व्यक्तियों का डाटा होगा, हमें कोई आंदोलन करना होगा तो हम सब लोगों को मैसेज भेज सकते हैं ना। अगर डाटा नहीं होगा, आज आपकी कक्षा में कोई आया और 2 साल नहीं आया, तो आपने उसका मोबाइल नंबर अगर मोबाइल में सेव किया होगा, डायरी में लिखा होगा, तो गुम हो सकता है ना। लेकिन आपने ऐप में एक बार स्टोर कर दिया तो उसका मोबाइल नंबर कहीं भी जा नहीं सकता। तो ऐप का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे आप अपने साधकों के नाम पते एक बार भरेंगे। फिर जब योग कक्षा क्रिएट हो जाएगी तो अगले दिन आप जब देखेंगे माई योग क्लास में, तो आपको उसी योग क्लास में नई कक्षा रोज क्रिएट नहीं करनी। एक बार एक योग क्लास क्रिएट कर दी तो नई क्लास जब लगाए तो ही दोबारा योग कक्षा क्रिएट करनी है। वो योग कक्षा आपको माई योग क्लास के अंदर दिखेगी।
उस माई योग क्लास के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो आप अगले दिन जब योग की क्लास में जाएं तो नई कक्षा क्रिएट नहीं करनी, पुराने वाली दिखेगी। उसमें जो आपने पिछले दिन साधकों के नाम जोड़े थे वो सारे नाम भी दिखेंगे, और उन साधकों के नाम पर आप जो उस दिन योग की कक्षा में आए उनकी पी लगा सकते हैं, कोई नहीं आया उसकी ए लगा सकते हैं, और कोई नए आए उनका नाम ऐड कर सकते हैं। तो आपकी कक्षा का अटेंडेंस रजिस्टर, योग की कक्षा में अटेंडेंस रजिस्टर किसने रखा है आज तक? कोई एक रजिस्टर ले आइए, हमने मंगवाया भी था ना, तो बना के लेके आए हैं काफी व्यक्ति। ये देखिए योग की कक्षा का अटेंडेंस रजिस्टर है ना, तो इसको डायरी में भी लिखिए, आप चाहे डायरी भी बना सकते हैं, लेकिन इसको ऑटोमेटिक ऐप में जरूर भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। अच्छा, आपकी डायरी गुम होगी, मान लीजिए जिन्होंने रखा है, इनका झोला भारत माता मंदिर में घूमते हुए गुम हो गया, बस में छूट गया, अगर ऐप में होगा तो इनको सारी अटेंडेंस मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? कल को हमें केवल कक्षा लगाने वाले को ही जैकेट देनी है, हमारे पास रजिस्टर वाली बात तो झूठी हो सकती है ना, रजिस्टर तो कोई बाद में भी बना सकता है, लेकिन ऐप में यदि एंट्री की है तो ऐप के अंदर अपने आप रिकॉर्ड भी आ जाता है कि आपने 7:19 पर एंट्री की, और बैक डेट में आज मान लीजिए कि 17 तारीख है, 16 तारीख की अटेंडेंस एप्लीकेशन में लगेगी? नहीं लगेगी ना। तो इसलिए ऐप से ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाती है और फ्रॉड होने की संभावना कम हो जाती है। तो इस प्रकार से आप अपनी योग कक्षा को देख सकते हैं। उसके बाद साधकों की अटेंडेंस लगा सकते हैं।